नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने इतिहास का जो हम रिवीजन कर रहे थे एक छोटा सा, तो चलिए उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार पहले बता दूं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया था, है ना। इतिहास में क्या क्या कर लिया था, सारे के नाम नहीं लूँगा, आप तो स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। यहाँ से लेके शैव भागवत धर्म तक हमने खत्म कर लिया, काफ़ी बड़ा पोर्शन कर लिया है। अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो आपकी राजनीतिक दशा थी, जिसमें कि महाजनपद वगैरह थे, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके सीधे आएंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन लगेगा कि आपको नहीं है, लेकिन जो आपके प्रश्न आएंगे इसी PDF से आएंगे, याद रखिएगा। और अगर बाहर से आए तो शायद वो किसी और से सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा कैसी थी आपके भारत में। पहला प्रश्न तो सीधा बनता है कि कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। कब थे? देखिए, अगर आप बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय को पढ़ते हैं तो वहीं से आपको जानकारी प्राप्त होती है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जब कब हुआ था, ये सब सारी चीज़ें बता दी हैं। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के पूर्व पहले से ही आपके उत्तर भारत में, याद रखिए दक्षिण भारत में ये महाजनपद नहीं थे। एक आपको असमा का हालांकि पढ़ाऊंगा, तो वो थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया है, बहुत दक्षिण में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो उत्तर भारत में देखिए 16 बड़े राज्य या कहें कि महाजनपद था। पहले के जो जनपद थे वो मिलकर महाजनपद बन गए, 16 महाजनपद बन गए। इनके नाम जो हैं वो देखिए कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक और जो मैंने को बोला कर्नाटक महाराष्ट्र वाला एरिया है, और गांधार जो कि अभी आपके ये अफगानिस्तान में कांधार पड़ेगा। अब चिंता मत करिए, नाम जल्दी लिए हैं, लेकिन आपको मैं सारा मैप पे दिखाऊंगा और सारा का जो है मानचित्र दिखाने के बाद उनकी राजधानियाँ कहाँ थी ये भी बताऊंगा। तो बस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है क्या? नहीं, महावीर जी भी तो उसी काल के थे ना। तो आप जब जैन ग्रंथ पढ़ोगे भगवती सूत्र, तो वहाँ भी ये 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो थोड़े नाम भिन्न हैं, ठीक है। यहाँ अंग, बंग, मलय, अच्छ, वत्स, मगह जो कि मगध हुआ, मालव, कोच, लाड़, मोल्ली है ना, मल्ल, कौशल, काशी देखिए मिलते जुलते हैं, समुत्तर, पाट्य, अवध और वज्जी, ऐसे करके आपको थोड़ा सा नाम में देखिए अंतर दिखेगा। लेकिन यहाँ भी 16 हैं, तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि हाँ भाई 16 महाजनपद तो थे। नाम भले थोड़े थोड़े आपको फर्क पड़ जाए। देखिए इस वाले इतिहास में ना थोड़ा बहुत तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ही, क्योंकि जो इतिहासकार थे उनको भी वहाँ पे दिक्कत आई थी ये समझने में। तो नाम आपको थोड़े अलग अलग दिखेंगे। लेकिन आपको पाणिनि का नाम मैंने पहले पढ़ाया था ना, जो तक्षशिला में रहते थे, संस्कृत का व्याकरण लिखा था, अष्टाध्याय लिखा था, 8 अध्याय थे। उन्होंने बोला कि 16 नहीं, उन्होंने बोला कि उनके टाइम पे 22 महाजनपद थे। अब उन्होंने क्या किया, जो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जो महाजनपद है उसी के अंदर विभाजन के हिसाब से उन्होंने कुछ जो अतिरिक्त जनपद बता दिए। जैसे उत्तरी बिहार का वर्तमान जो भागलपुर है और जो मुंगेर जिला के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। समझे बात को? उत्तरी बिहार का मतलब गंगा नदी के पार की बात हो रही है, ऊपर की बात हो रही है। वहाँ पे जो अंग महाजनपद है वहाँ पे भागलपुर और मुंगेर जिला जो आज का है वहाँ था। इनकी राजधानी कहाँ थी याद रखिएगा, भागलपुर में जो ये अंग महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम क्या दिया हुआ था? मालिनी दिया हुआ था। देखिए मालिनी और चंपा है ना, आपको याद रहेगा, चंपा भी फूल से संबंधित है, मालिनी भी फूल से संबंधित है, तो इसी को पुराणों में मालिनी बोल रहे हैं। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। 6 जो ये देखिए महाजनपद और महानगर एक मत समझिए, महाजनपद एक राज्य जैसा हो, उसकी जो राजधानी हुई वो शहर होंगे, है ना, नगर होंगे, उसमें भी जो बड़े नगर होंगे वो महानगर कहलाएंगे। तो ऐसे 6 महानगर थे ये बुद्ध के समय में। उसमें चंपा भी एक महत्वपूर्ण महानगर था, जो कि किसका राजधानी था, किसकी राजधानी था? अंग महाजनपद की राजधानी था, जिसमें आज भागलपुर और मुंगेर है। फिर आप जब देखिए महापरिनिर्वाण सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें 6 महानगरों के जो नाम मैंने आपको बताए थे, क्योंकि ये महापरिनिर्वाण सूत्र तो आपके बौद्ध धर्म का है ना, तो 6 महानगर था, तो उसमें चंपा एक था। लेकिन बाकी कौन थे चंपा के अलावा? राजगीर, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती, आप याद रखेंगे। फिर अगर आप दीर्घ निकाय की पढ़ें तो दीर्घ निकाय के अनुसार कि चंपा का नगर का निर्माण जो था उसकी योजना एक वास्तुकार ने की थी, जिनका महागोविंद नाम था, है ना। और वैशाली के लिच्छवियों का विश्व का, याद रखिएगा यहाँ पे ये प्रश्न सीधा आ जाएगा कि विश्व का पहला गणतंत्र किसको बोला जाता है? तो ये पटना के आसपास तो वैशाली जिला है, जो आपकी कई बार आपको बताया है, वहाँ लिच्छवी गणराज्य था। लिच्छवी गणतंत्र जो है माना जाता है कि पूरी दुनिया का पहला गणतंत्र था। और सुनिए, सुत्तनीपात भी किताब का नाम हुआ पुरानी, उसमें वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है, क्योंकि वो मगध के आसपास ही था। अब मैं आपको जो है उनकी राजधानियाँ दिखाना चाहूँगा, मानचित्र पे दिखाना चाहूँगा। शायद आपको छोटा लग रहा हो तो मैं इसको है जो बड़ा कर देता हूँ, हिंदी वाले को बड़ा कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले उत्तर में चलिए तो कंबोज देखिए आपका कश्मीर है ना, कश्मीर में ही आपका कंबोज है।
ये जो कंबोज महाजनपद आप देख रहे हैं उसकी राजधानी राजपुर लिखी हुई है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो राजपुरा बोल देंगे, पता नहीं ब्रिटेन को ब्रिटानिया क्यों नहीं बोलते हैं। खैर, राजपुर इसकी राजधानी, अरे ये इंग्लिश वाला खुल गया, अपनी मातृभाषा हिंदी। आ जाइए, कंबोज की राजधानी राजपुर। आप जो आज कश्मीर का पुंछ जिला जानते हो नया वाला, वहीं पे राजपुर था। गांधार चले जाइए, ये अफगानिस्तान में पड़ेगा, इसकी राजधानी तो तक्षशिला, आज भी वही नाम है। गांधार जो था पूरा देखिए, गांधार की बात करें तो गांधार कंधार बन गया, महाजनपद जो था वो कंधार बन गया, लेकिन उसकी जो राजधानी थी तक्षशिला वो पाकिस्तान में पड़ेगा। और तक्षशिला जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, धरोहर है पूरे दुनिया की। ये कुरुक्षेत्र के आसपास इसकी राजधानी जो देखिए, कई शहर थे इसमें, तो हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और इसुकारा, ये सारे जो हैं एक ही नाम थे। पांचाल चले आइए आपके उत्तर प्रदेश में, अहिछत्रपुर और काम्पिल, ये दोनों उसके कैपिटल के नाम थे। मैं आपको नया भी शहर बताता जा रहा हूँ, तो आज जो बरेली जिला है वहीं पे अहिछत्र था, काम्पिल था। कौशल चले जाइए, उसका तो उसकी राजधानी श्रावस्ती। ये जो श्रावस्ती थी पहले बहराइच जिले के अंदर आती थी, इसको अलग करके देखिए एक अलग से बना दिया है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जिला बना दिया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप जो है हल्का सा हिला हुआ, इसको थोड़ा सा आप जो है इधर खींच दीजिए। जो आपका सूरसेन था, सूरसेन जो था उसकी राजधानी मथुरा थी, और मथुरा तो आज भी है। राजस्थान के जयपुर में चले जाइए, जयपुर के आसपास वहाँ मत्स्य नाम का एक महाजनपद था, उसका जो राजधानी थी उसकी विराटनगर, वो आपके जयपुर में ही आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका अवंती ऐसे देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में से फैला हुआ था। उसकी राजधानी उज्जैनी, वही उज्जैन जो आज है, ठीक है। छेदी की राजधानी शक्तिमती। वत्स, कौशाम्बी जो आज आपका इलाहाबाद के आसपास। काशी, वाराणसी आप तो जानते ही हैं। मगध चले जाइए, पटना गया का जो एरिया है आपके बिहार में वही वाला है। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी या राजगृह थी, बाद में जो है पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन जाती है, लेकिन पहले तो आपका राजगीर था, है ना। ये कौशल श्रावस्ती बता दिया। वज्जी जो था बिल्कुल नेपाल के नहीं, सॉरी वैशाली कहें, है ना। वज्जी हुआ आपका वैशाली, वही बिहार का पटना के आसपास जो जिला बताया है, तो उसकी राजधानी जो वैशाली थी, यहीं पे पहला गणतंत्र बना था। मल्ल जो थे उनकी राजधानी कुशीनगर और पावापुरी, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, है ना। यहीं पे गौतम बुद्ध को देखिए मतलब महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अंग आपका भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया, इसकी जो राजधानी चंपा या फिर आपको मालिनी भी बताया था पुराणों के हिसाब से। ये थोड़ा सा कर्नाटक वगैरह वाला जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र का एरिया, यहाँ पे अश्मक नामक एक जगह थी, महाजनपद था। इसकी राजधानी पिडन्या भी बोल सकते हैं और कई लोग इसको पोटाना भी बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसको सूची के रूप में देख लेते हैं। महाजनपद कुरु का आधुनिक स्थल कहाँ, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर। राजधानी इंद्रप्रस्थ बता दिया है। पांचाल मैंने पहले भी पढ़ाया था कि बरेली वाला एरिया, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद यहाँ पे आज हैं। अहिछत्र और काम्पिल जो इसकी राजधानी थी। शूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मथुरा ही उसकी राजधानी थी। वत्स आपको बताया इलाहाबाद के आसपास का था। इलाहाबाद और बांदा जिला जो है पास में ही, दोनों आते थे इसमें पहले। कौशाम्बी उसका देखिए राजधानी थी उसकी। कौशल, ये जो आज फैजाबाद मंडल देख रहे हैं आप, अवध वाला एरिया, यहीं पे विद्रोह भी हुआ था 1857 में, बहुत बड़ा। तो कौशल की राजधानी क्या थी, साकेत और श्रावस्ती थे। मल्ल जो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है, बिल्कुल एकदम बिहार के आसपास, वो जो मल्ल था उसकी राजधानी ही देखिए कुशीनगर और पावा थी, यहीं पे परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। काशी आपकी वाराणसी ही उसका था राजधानी। अंग भागलपुर और मुंगेर वाला, उसकी राजधानी चंपा या मालिनी। ये फिर चले आइए आपका वज्जी जो आपको वैशाली वाला बताया, तो इसकी राजधानी आप मिथिला, वैशाली, जनकपुरी सारी बोल सकते हैं। विदेह के जो राजा थे जनकपुर वाले, विदेह के राजा जनक थे, उन्हीं के नाम पे जनकपुरी है। वैशाली, मिथिला, ये सारे जो हैं मिथिला रीजन में आते हैं बिहार के, यहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं। ये आज जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा है, दरभंगा जानते हैं, दरभंगा, नरेश, मिथिला वाले, तो यही आज वहाँ पे शहर बने हुए हैं वज्जी वालों में। चेदी जो डायनेस्टी थी ये बुंदेलखंड में थी। बुंदेलखंड आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का रीजन है, दोनों के कुछ जिले आते हैं इसमें। जैसे आप खजुराहो की बात करें मध्य प्रदेश में, तो वो आपके बुंदेलखंड में आएगा। तो चेदी जो था यहीं पे बुंदेलखंड जो आज है वहीं पे था। इनकी राजधानी जो देखिए सोत्तीवती थी। मत्स्य, सोत्तीवती से मिलता जुलता आपको ऊपर नाम बताया था, तो उस पर कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ें हैं। मत्स्य आपको जयपुर बताया था, उसका जो राजधानी विराटनगर। अश्मक गोदावरी घाटी के आसपास, आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, हालांकि इसका जो था एरिया आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में था। हाँ, गोदावरी की घाटी में ज़रूर था। यहीं पे इनका जो कैपिटल बना, तो आपको बताया पोताना या पोटिल बनाया। अवंती आप जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी मतलब और मध्य मालवा वाला क्षेत्र है, मतलब कि आपको राजस्थान मिला लीजिए, गुजरात मिला लीजिए और मध्य प्रदेश मिला लीजिए, उनकी राजधानी उज्जैनी जो थी उसको महेशमती भी बोलते थे। गांधार कहाँ, वो आज जो आपका पेशावर और रावलपिंडी है पाकिस्तान में,
पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है वहीं पे तक्षशिला है, याद रखिएगा। और पूर्वी थोड़ा अफगानिस्तान भी आ जाएगा, आपको पहले ही बताया कंधार आज का, तो इसकी राजधानी तक्षशिला। यहीं आपके पाणिनि बैठ के अष्टाध्यायी लिखते थे। कंबोज आपका दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, जो राजपुर उसका देखिए राजधानी थी, हाटक भी बोलते थे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको बताया मैंने कि ये जो आपका कंबोज था जिसकी राजधानी राजपुर थी, वो राजपुर आज पुंछ जिले में है। खैर चलिए आगे, आपको पहले ही बता दिया कि वैशाली जो था बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, ये बुद्ध काल में। लेकिन थोड़े दिनों बाद आपको पता चलेगा जब मौर्य काल वगैरह आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा उसी एरिया में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। बल्कि ये जो हर्यंक का राजा भी आएगा बिंबिसार, और जो आपके अजातशत्रु आएंगे, खास करके अजातशत्रु, वो देखिए वैशाली के लिच्छवी को बहुत परेशान करेंगे, हरा भी देंगे। तो पहले तो सबसे शक्तिशाली गणराज्य थे, लेकिन एक राजतंत्र जो था आपके अजातशत्रु का हर्यंक वंश वालों से, ये हार भी जाते हैं। खैर ये सुनिए कि आप तो है जनरली मान के चलते हो कि मगध जो है उसकी शुरुआत मतलब आपके हर्यंक वंश से हुई थी, है ना, आपके बिंबिसार से, अजातशत्रु से। लेकिन उसके पहले भी वहाँ कुछ था। पुराणों की जब बात माने तो पुराणों में ये लिखा हुआ है कि मगध पर शासन करने वाला पहला हर्यंक वंश नहीं था, पहला जो वंश था वो था बृहद्रथ वंश, है ना। तो पहले जो राजा हुए बृहद्रथ, उन्हीं के नाम पे पड़ा, और उन्हीं के पुत्र देखिए जरासंध थे। इसीलिए पुराणों वगैरह की बात है, इसमें पूरा थोड़ा प्रमाणिक नहीं मिलता कि थे कि नहीं थे यहाँ पे, लेकिन पुराणों की बात माने तो बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश चलाया था, और बृहद्रथ के बेटे हुए जरासंध, और जरासंध ने ही गिरिवज या राजगृह को जो है अपनी पहली राजधानी बनाई थी, जो आगे आने वाले काल में बहुत टाइम तक मगध की राजधानी बनी रहती है। महाभारत के अगर आप वन पर्व को पढ़ेंगे तो राजगृह को जरासंध की राजधानी वहाँ पे बताया हुआ है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक देखिए बिंबिसार था, ये बताना आपको। हिंदू ग्रंथों की माने तो बृहद्रथ से शुरुआत हुई थी मगध की, और अगर आप बौद्ध ग्रंथों की माने तो बिंबिसार से शुरुआत हुई थी। बिंबिसार कौन? हर्यंक वंश वाला। और बृहद्रथ कौन? उसके नाम पे उसका बृहद्रथ वंश वाला। तो पुराणों की बात माने कि आप जो देखिए आपके बौद्ध ग्रंथों की बात माने, ये इस पे निर्भर होगा कि आपके प्रश्न में क्या आया है। ऑप्शन में अगर वहाँ पे दे दिया कि सबसे पुराना कौन था, बृहद्रथ दे दिया, तो आपको फिर बृहद्रथ लगाना है। लेकिन ऑप्शन में अगर बृहद्रथ नहीं है तो आप जो है हर्यंक वंश लगाओगे। अगर आप जातक कथाओं की सुनेंगे, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं, उसमें एक सोननंद जातक है। सोननंद जातक से ये पता चलता है कि आपके जो दोनों मगध और कौशल थे, दोनों पे आपके बनारस या काशी का अधिकार था। काशी को बोला जाता था कि सबसे शक्तिशाली शासक वहाँ जो था काशी का, वो ब्रह्मादत्त था। ब्रह्मादत्त ने देखिए कौशल और मगध पे अधिकार था, तो ब्रह्मादत्त ने कौशल पे विजय प्राप्त की थी। लेकिन बाद में कौशल का राजा कौन है? कंस। तो कंस जो है काशी को जीतकर अपने राज्य में वो फिर से मिला लेता है। तो कोई जो है एक राजा हमेशा नहीं बना रहेगा। जो प्रसेनजीत थे वो कौशल के काफ़ी बहुत बड़े राजा बने थे, आपको पता ही होगा। प्रसेनजीत ने अपनी शादियां जो हैं आपके हर्यंक वंश में भी की थी, चाहे वो बिंबिसार के से हो या फिर अजातशत्रु से हो, ऐसी शादियां होती रहती थी। बिंबिसार से देखिए आपके प्रसेनजीत ने शादी की थी, आपके अपनी प्रसेनजीत ने बहन की शादी देखिए बिंबिसार से की थी। और बाद में क्या हुआ कि बिंबिसार को जो है आपका अजातशत्रु मार देता है, बिंबिसार का बेटा ही। तो इससे जो है प्रसेनजीत नाराज़ हो जाते हैं और सारी ज़मीन जो है उनको गिफ्ट में एक्चुअली उन्होंने अपने दामाद जी को, मतलब कि आपके बिंबिसार को काशी दिया हुआ रहता है। तो जैसे ही बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु बिंबिसार को मार देते हैं तो इस बात से प्रसेनजीत नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने हमारे जीजा जी को मार दिया, दामाद जी को मार दिया। तो जैसे ही उनको मारते हैं तो वो क्या करते हैं, काशी फिर से छीन लेते हैं। इसी बात से जो है आपका अजातशत्रु बहुत उन पर गुस्सा हो जाता है कि तुमने काशी कैसे छीन लिया, और बाद में उनसे लड़ाई भी करता है जिसमें कि प्रसेनजीत हार जाते हैं और प्रसेनजीत की जो मृत्यु है मगध में हो जाती है। प्रसेनजीत के समय देखिए कौशल का काशी जो है, काशी तो था ही उनके पास क्योंकि वही तो दहेज में दे रहे बिंबिसार को, तो काशी तो रहेगा ही। उसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ था। कपिल वस्तु के शाक्य, मैंने आपको बताया था ना बहुत पहले जब आपको मैं गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ा रहा था तो बोला था कि कपिल वस्तु में के आसपास वो उनकी राजधानी थी, जगह थी उनकी, और वो शाक्य मुनि कहलाते थे क्योंकि वो शाक्य वंश थे। लेकिन शाक्य वंश के ऊपर कौशल का अधिकार था कहीं ना कहीं, तो उसके अंतर्गत थे वो। इसके अलावा केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोलिय, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पावा और कुशीनारा के मल्ल, पावा कुशीनारा तो पढ़ाई दिया, वहाँ के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। देख लीजिए कौशल का कहाँ तक अधिकार था। अगर आप संयुक्त निकाय की बात माने तो उसके अनुसार प्रसेनजीत जो थे 5 राजाओं के एक गुट जो बना उनका संघ, उसका नेतृत्व करते थे। ओलिगार्की बोलते हैं इंग्लिश में। ये पूरा गणतंत्र तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 4-5 राजाओं को मिलकर चलाया तो आपस में सहमति से लेंगे उसका निर्णय कोई भी। रामायण कालीन कौशल राज्य की जो राजधानी थी, जो आप जानते हो रामायण में कौशल राज्य जो जानते हो, उसकी राजधानी अयोध्या बनी, वही फैजाबाद जहाँ आज है।
अयोध्या भी है, फैजाबाद भी है। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती, कौशल का क्या राजधानी क्या थी कौशल की? श्रावस्ती थी। उसके अलावा अयोध्या भी था और साकेत भी था। बुद्ध काल में कौशल के देखिए दो भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी बनी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी जो है श्रावस्ती बन गई थी। बुद्ध काल में विभाजन हो गया था। जब ये आपके उत्खनन किए गए, पुरानी चीज़ें निकाली गई, तो उससे ये पता चला कि ये जो आपका प्राचीन श्रावस्ती है उस नगर का विन्यास, मतलब कि उसका जो मतलब ज्योग्राफी, उसकी ज्योमेट्री जो थी है ना, विन्यास, वो अर्धचंद्राकार थी। अर्धचंद्राकार थी किसकी? श्रावस्ती की। श्रावस्ती किसका राजधानी था? आपके कौशल का। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देखिए आपको मल्ल महाजनपद पहले ही पढ़ा दिया है। इसके भी दो भाग थे। जो आपका मल्ल महाजनपद था आपके देवरिया जिले में, उसकी एक राजधानी तो देखिए, एक की राजधानी पावा थी, पावा को हम लोग पडरौना भी बोलते हैं, और दूसरे की राजधानी देखिए कुशीनारा थी। वहीं तो मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। कुशीनारा को कस्या भी बोलते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, जो आपका आधुनिक बुंदेलखंड है उसके पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद बुंदेलखंड में आपको पढ़ाया था, तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, कभी पहले कई बार पढ़ाया, जिसकी पहचान महाभारत में शुक्तिमती से की जाती है। तो अगर आपको सोत्तीवती ऑप्शन में मिले और शुक्तिमती मिले तो दोनों सही हैं। याद रखिएगा, जो आपका महाजनपद चेदी महाजनपद था बुंदेलखंड में था, उसकी राजधानी ऐसे तो सोत्तीवती थी, लेकिन आपके महाभारत में उसको शुक्तिमती बोला गया है। महाभारत काल में देखिए चेदी का जो शासक था वही शिशुपाल था, और उसी का वध देखिए श्री कृष्ण ने किया था। याद रखिए, चेदी का शासक शिशुपाल था, उसका वध श्री कृष्ण ने किया था, ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। इलाहाबाद के आसपास में मैंने आपको बताया था कि वत्स महाजनपद था। विष्णु पुराण से आपको ये पता चलता है कि जब हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने, हस्तिनापुर में क्या हुआ कि गंगा में बाढ़ आ जाती है, तो हस्तिनापुर में जब गंगा में बाढ़ आ जाती तो वहाँ पे उस समय पे जो राजा थे हस्तिनापुर के, वे निचक्षु थे। निचक्षु जो थे, जैसे ही हस्तिनापुर में बाढ़ आता है तो क्या करते हैं, वो कौशाम्बी चले जाते हैं और उसी को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो ये हस्तिनापुर वाले ही देखिए बाद में आके कौशाम्बी में बस जाते हैं। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन हो जाता है, और यहाँ का शासक जो था उदयन था। उदयन था आपके कौशाम्बी का शासक। जब वो पौरव वंश का शासन वहाँ पे चलने लगा, बौद्ध भिक्षु एक थे पिंडोला। पिंडोला ने उदयन को क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया, बौद्ध बना लिया। तो उदयन वासव दत्ता की दंत कथा, उदयन वासव दत्ता की दंत कथा कहाँ से होगी? ये जो है आपके बुद्ध धर्म से ही होगी। वहाँ पे दोनों की आपस में बातचीत चलेगी। ये जो दंत कथा है ये उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नावसव दत्तम में वर्णित किया। ये याद रखिएगा, भास का लिखा हुआ ये जो नाटक है स्वप्न वासव दत्तम, इसको याद रखिएगा, क्योंकि उदयन और वासव दत्ता की दंत कथा की बात हो रही है। तो इसी से महाकवि भास ने इसको अपने नाटक को क्या बोला, स्वप्न वासव दत्तम। अब ये पढ़ लेते हैं कि महाजनपद कालीन समय में अधिकारी जो होते थे आपके, मतलब सरकार चलाने के लिए, उसमें कौन कौन से अधिकारी प्रमुख थे। देखिए, जो बलि ग्रहण करता था, मतलब आप बलि के रूप में चाहे तो फल फूल दें या किसी जानवर को बलि दें, जो भी है, या दान दें, अपना टैक्स दें, है ना, कर दें, तो उसको बोलते थे बलि साधक। ठीक है। शुल्क वसूल करने वाला कौन हुआ, शौल्किक। ये खाली शुल्क वसूल करने वाला, और बलि साधक जो है हर तरह की बलि लेगा। भूमि नापने वाला देखिए रज्जू ग्राहक, और अनाज की जो तौल करेगा, निरीक्षक की भाई सही अनाज दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सही पैसे में सही अनाज दे रहे हो कि नहीं, मात्रा सही है कि नहीं है। तो द्रोण मापक, ये तो बहुत आसान है, द्रोण मापक। अब चलिए यहाँ पे जो महाजनपद थे उनके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुरु महाजनपद की। तो आज जो आपका मेरठ है, दिल्ली है, थानेश्वर है, यहीं पे कुरु महाजनपद था। महाभारत काल में क्या होता है कि हस्तिनापुर नगर जो था इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय क्या था, बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था, कौरव्य था। देखिए कौरव्य, आप समझ रहे हैं। पांचाल महाजनपद जो था उसके अंदर आज का जो आपका उत्तर प्रदेश का रोहिलखंड आता है, रोहिलखंड आता है, उसका बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद, ये जो जिले थे पहले पंचाल महाजनपद में थे प्रारंभिक काल में। इस पांचाल महाजनपद में भी देखिए दो भाग थे। जो उत्तर पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी, और मैंने आपको बताया कि दूसरी राजधानी भी तो काम्पिल्य थी। तो काम्पिल्य क्या थी, जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी। ठीक है। अब ये सारी जगहें जो हैं ये तो मैंने आपको मानचित्र पे दिखा दी हैं, तो आपको बस ये फैक्ट जो है याद रख रहे हैं। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज नाम का एक प्रसिद्ध नगर स्थित है। एक नई जानकारी है कि जो आपका पांचाल महाजनपद था जिसके कि दो भाग थे, उत्तर दक्षिण, और अहिछत्र और काम्पिल्य राजधानी थी, उसी के अंदर कान्यकुब्ज नाम का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की जो सीमाएं थी देखिए आपके, चूंकि बहुत उत्तर में है तो हिमालय की तलहटी वहाँ से लेके, है ना, फूट हिल्स जो बोलते हैं हिमालय के, वहाँ से लेके दक्षिण में जो आपका मध्य प्रदेश की चंबल नदी बहती है वहाँ तक, मतलब चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश में चली जाती है उसकी बात कर रहे हैं, जब वो यमुना में मिलती है। पूर्व में कहाँ तक, कौशल तक, और पश्चिम में देखिए कुरु जनपद तक। तो बड़े
भूभाग पे आप कहिए पांचाल महाजनपद था। पंचाल देखिए एक राजतंत्र था, मतलब कि वहाँ पे गणतंत्र नहीं था। लेकिन कौटिल्य के समय तक जो आपके चाणक्य थे, कौटिल्य के समय पे वहाँ पे वो भी देखिए गणराज्य बन गया। मत्स्य महाजनपद मैंने आपको बताया था राजस्थान के जयपुर में था, विराटनगर उसकी देखिए राजधानी थी। तो इसके अंतर्गत आपके जो अलवर हुए, भरतपुर हुए और मेनली तो आपका जो है प्रमुख रूप से आपका जयपुर ही हुआ। इसकी राजधानी वही विराटनगर। हाँ, क्यों नाम क्या ऐसे पड़ा? क्योंकि विराट नाम का एक वहाँ पे राजा था, उसी ने ये विराटनगर का नाम दिया था। शूरसेन महाजनपद मैंने आपको दिखाया था, ये जो आपका ब्रज है आज का आप उत्तर प्रदेश में, तो ब्रज मंडल जो है आज आधुनिक क्षेत्र, वहीं शूरसेन महाजनपद था। इसकी राजधानी देखिए ब्रज है तो मथुरा थी। अब प्राचीन यूनानी लेखक जो थे उनके अनुसार शूरसेन को वो लोग शूरसेनोई कहते थे और इसकी राजधानी को मथुरा को देखिए मेथोरा कहते थे। खैर ये कुछ खास जानने की बात नहीं है। फिर आपके जो आपके आंध्र प्रदेश के आसपास मैंने आपको बताया था गोदावरी नदी के किनारे अश्मक महाजनपद था। तो थोड़ा सा दक्षिण में बोले तो एक ही महाजनपद था, वही अश्मक था। पूरा दक्षिण हुआ भी नहीं, तमिलनाडु तक तो नहीं पहुंचा ना। अवंती महाजनपद मैंने आपको पढ़ाया था कि पश्चिमी और मध्य का जो मालवा क्षेत्र है, यही इंदौर भी देखिए आपका मालवा क्षेत्र में है। इस महाजनपद के भी देखिए 2 भाग बन गए थे अवंती के, इसीलिए मैंने वहाँ पे आपको 2 राजधानियाँ भी पढ़ाई थी ना। जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैनी बनी और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी देखिए माहिष्मती बनी। तो दोनों आप याद रखिएगा। और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी इन दोनों में से कौन थी? उज्जैनी थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा जो था प्रद्योत था। तो प्रद्योत जो था गौतम बुद्ध का समकालीन हो गया, वो आपके अवंती का राजा था, उज्जैनी का राजा था। बिंबिसार के समय में क्या होता है? बिंबिसार के समय में मगध के साथ देखिए प्रद्योत के बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और ये भी जानिए कि बिंबिसार के गौतम बुद्ध से भी अच्छे संबंध थे। तो बिंबिसार के प्रद्योत से भी बड़े अच्छे संबंध थे। प्रद्योत की देखिए एक बार क्या हुआ था कि प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी, प्रद्योत को हो गया पांडु रोग। तो पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबिसार ने क्या किया, अपना जो उनका राजवैद्य था जीवक, याद रखिएगा जीवक, उसको उन्होंने भेज दिया अवंती में कि जाओ जाके प्रद्योत की थोड़ी उपचार करो। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत देखिए कि जो कि बौद्धकालीन था, तो आपके बिंबिसार भी देखिए बौद्ध धर्म के प्रभाव में आए। प्रद्योत उनका मित्र जो था आपके अवंती वाला, वो भी उनके ये बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। लेकिन आपको याद रखना है कि कौन सा बौद्ध पुरोहित था जिसने कि आपके प्रद्योत को बौद्ध बना दिया, तो वो थे महाकच्चायन। प्राचीन भारत में उत्तरी भाग में, जिसे उत्तर भाग जो आपके चंबल नदी के ऊपर का, मतलब कि आपकी जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर का जो भूभाग है उसको उत्तरापद बोलते थे और उसके नीचे जो थे तो दक्षिण पद बोलते थे। तो उत्तरापद जो थे उसमें 2 जनपद थे, एक तो था गांधार और कंबोज। जब आपके पूरा जो उत्तर पश्चिमी बात की बात हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो कंबोज तो देखिए आपके कश्मीर में ही था। आपको पुंछ जिला बताया था अभी, उसका राजपुर नाम का जो बताया था उसका राजधानी बताई थी। गांधार जो था उसका कैपिटल तो तक्षशिला था। गांधार महाजनपद कहाँ है अभी देखेंगे तो पाकिस्तान के पेशावर में, रावलपिंडी में, पहले भी आपको बताया है, और थोड़ा बहुत पूर्वी अफगानिस्तान में भी वो एरिया उसका आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि तक्षशिला का नाम तक्षशिला क्यों पड़ा, है ना। रामायण जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि तक्षशिला नाम का एक नगर जो है उसकी स्थापना जो आपके भरत हुए, है ना, जो भरत हुए उनके पुत्र तक्ष ने की थी, है ना। क्योंकि तक्ष ने स्थापना की थी तो तक्षशिला नाम पड़ गया। गांधार महाजनपद का देखिए दूसरा प्रमुख नगर, ऐसे तो एक तो कैपिटल जो हुआ, जो राजधानी हुई तो तक्षशिला हुई, दूसरा जो नगर था प्रमुख वो पुष्ट कलावती थी। यही जो है आज पेशावर बन गया है ना। कौटिल्य ने बोला कि कंबोज के जो लोग थे उनको क्या बोला, कंबोज के लोगों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ, मतलब क्या हुआ इसका मतलब, वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ मतलब हुआ पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा अपने जीविका चलाने वाला। यहाँ पे आप वार्ता शास्त्रोपजीवी समझेंगे, यहाँ पे देखिए आपको शस्त्र तो दिख जाएगा, है ना, लेकिन बाकी आपको वार्ता वगैरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप याद रखें वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ मतलब पशुपालन करते थे कंबोज के लोग, मतलब कश्मीर के लोग, कृषि करते थे, वाणिज्य करते थे, मतलब ट्रेड वगैरह करते थे, और शस्त्र के द्वारा देखिए अपनी जीविका चलाते थे। प्राचीन समय में जो कंबोज था अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। देखिए भारत का कोई भी उत्तर भाग होगा, उत्तर पश्चिमी भाग होगा, तो वो देखिए घोड़ों के लिए विख्यात होगा, क्योंकि घोड़े जो थे घासों के जो जंगल होते हैं आपके मध्य एशिया में, वहाँ से बहुत ज़्यादा आए थे। तो उसके जितना करीब जाएंगे आपको देखिए श्रेष्ठ घोड़े वहाँ मिलेंगे। तो ये लोग यहाँ से घोड़े वगैरह लेकर आते थे आपके मगध वगैरह वाले। 16 महाजनपदों में जो 4 थे अत्यंत शक्तिशाली, आपको समझ में आ ही गया होगा, कौशल, मगध, वत्स और अवंती जो थे बहुत शक्तिशाली थे। प्रद्योत के समय पे देखिए अवंती बहुत शक्तिशाली था, मगध तो हमेशा शक्तिशाली रहा है। कौशल चूँकि इसकी आपके देखिए नेपाल वगैरह में भी इसका प्रभाव था, है ना, कपिल वस्तु तक था, तो कौशल भी बड़ा प्रभाव था। यहाँ पे कौशल का ही नरेश तो वो था प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत की मगध, आपके मगध के
हरियंक वंश से इतनी अच्छे प्रगाढ़ मतलब वहाँ पे उनकी मित्रता थी कि अपनी बहन की शादी की, तो ये भी बड़े प्रभावकारी थे। मगध तो थे ही, वत्स भी आपके प्रभावकारी थे, आपके जो इलाहाबाद के आसपास रहते थे, जिनकी जो थी राजधानी आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बता दूं कि कौशाम्बी। अब आपको जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश के परीक्षार्थी हैं तो इस बात को याद रखें कि 16 महाजनपद में 8 तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश में ही। वो कौन से हैं? काशी हो गया बनारस वाला, कौशल हो गया आपको पता ही है, वत्स हो गया यही इलाहाबाद के आसपास, मल्ल भी हो गया उधर ही थोड़ा आपके देवरिया गोरखपुर के आसपास, कुरुक्षेत्र के आसपास, पांचाल पढ़ाया ही था, शूरसेन और चेदी, है ना। चेदी इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड में ऐसे तो चेदी था, लेकिन वो थोड़ा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में आएगा, तो 8 तो देखिए आपके उत्तर प्रदेश में ही थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्य जो हैं बनने लगते हैं। गणराज्य जो है बुद्ध काल में, महावीर के काल में बनने शुरू होते हैं। और ये गणराज्य कौन कौन से थे ये भी याद रखिए। कपिल वस्तु के जो शाक्य थे, आपको पहले पढ़ाया था कि शाक्य मुनि जो बुद्ध थे वो एक गणराज्य में जन्म हुआ था उनका, उनके पिता जो थे वो गणराज्य के वहाँ पे प्रतिनिधि करते थे, तो कपिल वस्तु भी शाक्य क्या हो गया? गणराज्य हो गया। उसके अलावा देखिए ये क्या है? सुमसुमार गिरी के भग्ग जो थे ये भी गणराज्य थे, लेकिन इनका नाम जो है कम जाना जाता है। लेकिन अलकप के बुली आपको याद रखना है, केसपुत्र के कलाम याद रखना है, रगगाम के कौलिय को याद रखिए, ये भी गणराज्य थे। कुशीनारा वही आपका देवरिया जिला के आसपास के कुशीनारा के जो मल्ल थे ये भी गणराज्य थे। पिपलीवन के मौर्य गणराज्य थे। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य तो हर किसी को कैसे भी याद रखना है। और वही कुशीनारा के पास जो पावा थी वहाँ के भी मल्ल गणराज्य थे। 2 मल्ल थे ना आपके, कुशीनारा में और पावा में, दोनों देखिए गणराज्य थे। और जो जनक राजा बताया था आपको मिथिला बिहार वाला, मिथिला के जो विदेह राजा, तो मिथिला के जो विदेह थे वो भी गणराज्य थे। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि प्राचीन सिक्कों का अध्ययन कई बार किया जाता है ताकि आपको इतिहास की जानकारी हो। सिक्कों की जैसी संरचना होती है, सिक्कों में जो भी धातु उपयोग होता है उसे हम थोड़ा समझ पाते हैं कि ये समृद्ध थे कि नहीं थे। सिक्कों पे जैसे आप समुद्रगुप्त के सिक्कों को देखेंगे तो उसमें वो वीणा बजा रहे हैं, तो पता चलता है कि समुद्रगुप्त को ये सब चीज़ों में भी बड़ी अच्छी मतलब काबिलियत थी। तो सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखिए न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को देखिए आहत सिक्के बोलते हैं। आहत सिक्के कैसे होते थे? वो कोई खास उनका शेप नहीं होता था, आकार नहीं होता था, ऐसे कुछ भी बना दिया है ना, तो ये हो गए आहत सिक्के। आहत सिक्कों हम लोग पंचमार्क सिक्का भी बोलते हैं। ये पूरे अच्छे से सिक्के डेवलप नहीं होते प्राचीन भारत में, ये आहत सिक्के थे। देख रहे हैं ना, इनका जो आकार है काफ़ी सुनिश्चित नहीं होता था। इनको पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। ये मार्क से सीधे बना दिए जाते थे, एक तरह से टंका जैसा, है ना। लेकिन सिक्के जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य, ये वाली जो आपके आहत सिक्के हैं पंचमार्क सिक्के, 6ठी शताब्दी मतलब कि आपके गौतम बुद्ध के काल से लेके मौर्य काल के मध्य तक प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो है थोड़े अच्छे सिक्के बनने लगते हैं। बुद्ध घोष जो आपके बौद्ध धर्म के थे, बुद्ध घोष ने अपनी टीका लिखी एक, है ना, उन्होंने एक जो है अपनी टिप्पणी लिखी, तो उसका नाम दिया सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी में वो कहते हैं वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी। इसे ये पता चलता है कि वज्जी संघ में देखिए 8 न्यायालय भी बने हुए थे। वज्जी संघ में बताइए 8 न्यायालय बने हुए थे। अब जब तक मैंने आपको जहाँ भी पढ़ाया प्राचीन भारत, तो हर जगह ये बताया कि प्रशासन कैसे चलता था, तो महाजनपद में भी प्रशासन पढ़ना पड़ेगा। देखिए उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा जो आपके राज्य और राजा थे उनकी संकल्पना बहुत अधिक यहाँ पे स्पष्ट हो गई। पहले भी ठीक है, राजन होता था कि एक जन है उसका वहाँ पे हेड करता था, उसको लीड करता था, नेता होता था। लेकिन अब यहाँ पे जो राजा है बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, लोगों से बहुत ज़्यादा देखिए कर लेने लगेगा, और वो कर लेके जनता की भलाई भी करने लगेगा। और उसके बाद जब कर लेगा तो उसके बाद देखिए हमेशा के लिए एक सेना बनी रहेगी। ये सब जो हैं आपके स्पष्ट जो चीज़ें निकलती हैं ये आपके मध्य महाजनपद काल में ही मिलती हैं। उत्तर वैदिक काल में उस चीज़ की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो अपनी पराकाष्ठा में पहुंचा वो आपके महाजनपद काल में ही पहुंचा। राज्य जो है अपनी हर कोई जो है नई नई सीमा बढ़ा के जीत के, जैसे चीन चाहता है ना कि पूरी दुनिया को जीत ले, तो वो जो जनपद थे, महाजनपद थे, वो राज्य जो थे अपनी सीमा बढ़ाने लगे, सार्वभौमिकता मान के कि भाई ये हमारी ज़मीन है, नई जगह हम कब्जा करें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अस्थायी सेना रखी जाने लगी क्योंकि जनता से बहुत ज़्यादा कर लिया जाने लगा, बलि लिया जाने लगा। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। आपको वैदिक काल में पता होगा कि आपका जो घर है, गृह है, वही होता था छोटी इकाई, लेकिन यहाँ पे ग्राम बन गया। ग्राम के ऊपर क्या याद रखना आपको? खटीक, है ना, और क्या था? द्रोणमुख। ये सब ग्राम के ऊपर थे। सबसे नीचे क्या थे? ग्राम थी सबसे छोटी इकाई, उसके ऊपर खटीक और द्रोणमुख आते थे। कर जो लिया जाता था, मैंने आपको पहले भी बताया कि कर कई तरह के होते, तो एक तो बलि होता था जो कि अपनी खुशी से कोई दे दे, एक भाग होता था कि जितना भी उपज हुआ उस पर एक भाग है हमारा, एक कर हुआ कि आप खेती कर रहे हो तो इतना जो है हमें दे दो, भाग हुआ कि उसमें भाग ले लेंगे हम, हिस्सा ले लेंगे जितना भी आपका हुआ। अब खराब मानसून हुआ वहाँ पे
तो थोड़ा कम भाग हुआ हमारा, है ना। जैसे आपके बिजनेस करते हैं ना लोग कि भाई जितना फ़ायदा हुआ जितना नुकसान हुआ 7 डूबेंगे 7 बनेंगे, तो वो हो गया भाग। और कर हुआ कि नहीं हम 5% तो लेंगे ही, ठीक है। कर देने वालों का आधार बढ़ा, जो कर देंगे उनकी मतलब राजा उनको इज्जत देंगे, है ना। अब शिल्पी एवं व्यापारी नए करदाता थे, तो इसी टाइम पे देखिए शिल्पी कारीगर जो व्यापारी थे इनका उदय होता है, ये समाज में प्रभावशाली बन जाते हैं। जब ये प्रभावशाली बनते हैं तो ये बोलते हैं कि हम तो वैश्य समाज में आते हैं, कभी कुछ कुछ तो शूद्र में भी आते थे, तो ये जो क्षत्रिय और ब्राह्मण का आपने बढ़ा रखा है, कर हम ही सबसे ज़्यादा दें, पैसे हमारे पास ज़्यादा है, अमीर हम ही हैं, तो फिर हमें जो समाज में जगह दो। तो वैदिक लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे वेद में तो आपके लिए बहुत जगह नहीं है अच्छी, आप तो वेद भी नहीं पढ़ सकते। तो ये बोलेंगे क्या कि भाई तब जैन धर्म और बुद्ध धर्म की तरफ जाते हैं। और सुनिए, शौकल्केह क्या था, यह अधिकारी व्यापारियों से कर वसूलता था। जो आपका टैक्सेशन ऑफिसर था, कर वाला जो आपका अधिकारी था, वो देखिए शौल्किकह था। शुल्क से थोड़ा मिला के याद रखें शौल्किकह को। तुंडिया एवं अकासिया क्या थे, ये कर वसूली करने वाले उग्र अधिकारी कहलाते थे, जो थोड़ा जोर दबर के मतलब कि भाई टैक्स नहीं दे रहे तो दे दो। तो जो उग्र अधिकारी थे वो कौन था, तुंडिया और अकासिया। जो साधारण था वो था शौल्किकह। इस काल में देखिए राजतंत्र मजबूत हो गया, स्वतंत्र नौकरशाही हो गई, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं इंग्लिश में, वो स्वतंत्र बनी। उसी टाइम पे आपकी देखिए नौकरशाही का विकास हुआ और अस्थायी सेना जो है अब मुख्य विशेषता बन गई थी इनके राजाओं की, क्योंकि हमेशा ये लड़ाई करने के लिए तैयार रहते थे। वैदिक काल में तो गायों के लिए लड़ाई होती थी, अब जमीन के लिए लड़ाई होने लगी। तो मंत्री वगैरह भी बने होंगे, तो कुछ 2 मंत्री के नाम आप याद रख लीजिए। मगध के कौन, वस्त्रकार, और कौशल के कौन, दीर्घचारायन इस काल के मंत्री थे। देखिए मैंने बताया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी, तो ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाएगा, ग्रामनी कहलाएगा। ये पहले जैसा ही शब्द है। इसी काल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाजनपद जो वज्जी देखा गया, तो वहाँ देखा गया कि बहुत सारे न्यायालय थे। तो इसी काल में कानून और न्याय व्यवस्था का भी जन्म हुआ, विकास हुआ। जो वैदिक काल वाले आपके सभा समिति विधाता थे, देखिए विधाता तो आपके उत्तर वैदिक काल में ही खत्म हो गया था, लेकिन सभा समिति का थोड़ा बहुत प्रभाव बचा हुआ था, वो लगभग एकदम समाप्त हो गए आपके महाजनपद के काल में। क्यों, क्योंकि राज्य जो थे बड़े बड़े हो गए। जब राज्य बड़े हो गए तो सभा समिति को कितना महत्व मिलेगा, उनकी बातों को कितना महत्व मिलेगा, राजा बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। तो प्रजापति की जो 2 पुत्रियां थी राजा पे नियंत्रण रखने के लिए सभा समिति, वो शक्ति में कमजोर हो जाएंगी। राजा क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, राज्य बड़े बड़े हो गए हैं। अब जो जातीय संगठन थे वो भी बनने लगेंगे, वैश्य अपना अलग संगठन बनाएंगे, क्षत्रिय अलग बनाएंगे, क्षत्रिय ब्राह्मण में भी थोड़ी जो है नाराजगी होगी। सभा समिति का कार्य जो है किसने ले लिया, आपको मैंने बताया ना, स्वतंत्र नौकरशाही होने लगी, ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो गई, तो सभा समिति चली गई, आपकी नौकरशाही आ गई। चलिए, हमने पहले बृहद्रथ के बारे में पढ़ा था कि वो मगध में सबसे पहले आया, लेकिन वो पुराणों की बात है, उसको थोड़ा देखिए इतिहास में थोड़ा नीचे रखा जाता है। बाकी ज़्यादा सबूत ये मिले हैं कि मगध की महत्ता, ठीक है बृहद्रथ पहले आए, लेकिन मगध की महत्ता जो बढ़ी, उसका जो वास्तविक संस्थापक था वो हर्यंक जो वंश था, उसका राजा बिंबिसार था। और इनका देखिए काल माना जाता है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व के आसपास। हर्यंक वंश से संबंधित थे, पहले ही बता दिया। जैन साहित्य में जो हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे उनको श्रेणिक कहा गया है ना, श्रेणिक कहा गया है। और मगर इन्हीं बौद्ध धर्म की जो दीप वंश और महावंश मैंने आपको बताए हैं, तो दीप वंश और महावंश जैसे जो ग्रंथ हैं, तो महावंशम की अगर बात सुने तो उसके अनुसार बिंबिसार जो थे 15 वर्ष की आयु में मगध के नरेश बन गए थे। उनके पिताजी ने उनको बनाया था। उनके पिताजी का नाम जो है हमारे जानने की खास ज़रूरत नहीं है, अगर आ गया तो ठीक है। सर्वप्रथम इसके प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार जो है विवाह करके अपने जो प्रभाव बढ़ाते थे। तो इन्होंने किसके किसके साथ विवाह किया हमें जानना होगा। एक विवाह इन्होंने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक जो थे उनकी पुत्री के साथ किया था, और उनकी पुत्री का नाम था चेलना या छलना। उसके साथ विवाह किया, छलेगी नहीं, ठीक है, चेलना नाम था, उनके साथ विवाह किया। तो उससे क्या होता है कि आपका लिच्छवी गणराज्य में प्रभाव बढ़ जाता है। और लिच्छवी गणराज्य तो थोड़ा उत्तर में था, मगध के गंगा के ऊपर था, और आपका मगध जो है गंगा के नीचे आता है, तो मगध की जो उत्तरी सीमा है वो सुरक्षित हो गई। दूसरा, उन्होंने पहले भी बताया था कि जो आपके प्रसेनजीत थे कौशल के नरेश, उनकी बहन के साथ किया था, है ना, उनकी बहन के साथ किया। और उनकी बहन का नाम चूँकि आपके कौशल की थी इसलिए उनका नाम महाकौशला था। और पहले ही बताया था कि दहेज में क्या मिला था, काशी मिली थी, बनारस मिला था। तो उसके अलावा कुछ और भी ग्राम प्राप्त हुए आपको। बिंबिसार को दहेज में काशी मिली मेनली। उन्होंने अन्य एक और देखिए वैवाहिक संबंध बनाया था। आज जो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का आप जो देख रहे हैं भूभाग, वहाँ पे मद्र देश था। मद्र देश की राजकुमारी थी क्षेमा। क्षेमा के साथ करके उन्होंने क्या किया कि मद्रों का कोई दहेज वगैरह वहाँ से नहीं मिला, लेकिन जैसे सेना वगैरह में मदद मिली, है ना, तो मद्रों से भी सहयोग प्राप्त किया। तो ये तीनों शादियाँ जो हैं आप इनको याद रखेंगे।
अंग के शासक तो बस शादियां करते थे क्या? नहीं, कभी कभी आक्रमण भी करते थे बिंबिसार। अंग वाले माने नहीं ना, और शादियां की कुछ किया। तो अंग मतलब आपका जो भागलपुर वाला जो एरिया हुआ बिहार में, तो अंग का शासक था ब्रह्मादत्त। ब्रह्मादत्त को उन्होंने पराजित कर लिया और बोला कि शादी वादी तो तुमने की नहीं, तो तुमसे क्या करूं, तुमको पराजित करके अपने राज्य में मिला लेता हूं। सुत्त पितक विनय पितक ग्रंथों के नाम बताए हैं ना मैंने आपको। तो जो वहाँ पे विनय पितक है उससे आपको ये पता चलता है कि बिंबिसार ने क्या किया था। बिंबिसार ने वेलुवन नामक उद्यान, ये पहले भी पढ़ाया था ऐसे, बिंदुसार ने वेलुवन नामक उद्यान देखिए बुद्ध को और संघ को दान में दिया था। और दिग्ग निकाय से यही पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को, चंपा कहाँ, अंग की राजधानी है ना, चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया था। तो बिंबिसार बड़ा दानी था, ब्राह्मण को भी देखिए दे रहा है, चंपा के ब्राह्मण को अपनी आमदनी दे रहा है, साथ ही साथ बुद्ध के लिए और संघ के लिए, चूंकि आपका जो बिंबिसार था वो बुद्ध भगवान का समकालीन था, बल्कि बिंबिसार के बेटे जो अजातशत्रु हुए वो भी बुद्ध भगवान के समकालीन थे। तो बुद्ध भगवान से जब बिंबिसार मिले तो उनको बड़ा उन पर प्रभाव पड़ा, बौद्ध धर्म वगैरह को अपनाया, और उनका एक अपना उद्यान था वेलुवन, वो उन्होंने संघ को दे दिया, बौद्ध संघ को दे दिया। इसके अलावा देखिए ब्राह्मणों को भी दान देते हैं, चंपा के ब्राह्मण को दिया ना, अपनी आमदनी दान में दे दी। बिंबिसार को क्या होता है कि उनके अपने ही पुत्र जो अजातशत्रु हैं बंदी बना लेते हैं और बोलते हैं कि क्या ये शादियाँ वादियाँ करते रहते हो, आक्रमण करो, मैं बंदी बनाऊंगा आपको और मैं जो है राजगद्दी पे बैठूंगा। बंदी बनाकर उनको कारागार में डाल दिया। ऐसा देखिए आपको बौद्ध धर्म और जैन ग्रंथ दोनों में उल्लेख मिलता है, तो ये पक्का है कि बंदी तो बनाया था। और बिंबिसार की मृत्यु मैंने आपको पहले भी बताया था 492 ईसा पूर्व में फिर हो गई इसी तरह कारावास में। तो अब उसके आगे की कहानी चलेगी। बिंबिसार की तो मृत्यु हो गई, लेकिन राजगद्दी तो आपके अजातशत्रु के पास में है। तो अजातशत्रु जो है देखिए कि उनको कुणिक भी बोलते थे ना, बचपन का नाम कुणिक था। तो माना जाता था कि ये इनका कोई शत्रु होगा ही नहीं, शत्रुओं का विनाश कर देंगे। तो पिता की मृत्यु होती है 492 ईसा पूर्व, वहाँ से लेकर 460 ईसा पूर्व ये देखिए मगध का शासक बनेंगे। पिता की तरह वो ये भी साम्राज्यवादी थे, लेकिन लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते थे। इनके पिता थोड़ी शादी ब्याह करते थे, ज़्यादा करते थे। अंग वालों पे तो हालांकि उन्होंने हमला किया, लेकिन ऐसे वो शादी ब्याह करते थे। ब्रह्मदत्त को हराया था इन्होंने अंग में। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में देखिए मगध और कौशल के बीच में लड़ाई शुरू होगी। क्यों लड़ाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अब प्रसेनजीत के जो मतलब जीजा जी थे आप बिंबिसार, तो बिंबिसार को तो अजातशत्रु ने मार दिया, उनके बेटे नहीं। तो वो तो बहुत गुस्सा हो गए कि तुमने महाकौशला की पति को मार दिया। तो काशी जो उन्होंने दिया था दहेज में वो छीन लिया मगध से। जैसे ही छीना तो आपके अजातशत्रु गुस्सा में आ जाते हैं। तो शुरू में जो क्या होता है, मगध और कौशल के बीच में संघर्ष होता है, लेकिन बाद में मगध के शासक अजातशत्रु और कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच में संधि हो गई थी। प्रसेनजीत ने क्या किया कि चलिए संधि हो गई, तो ऐसे तो बहुत हराया था इन्होंने अजातशत्रु ने आपके प्रसेनजीत को, लेकिन बाद में संधि हो गई कि चलो एक ही परिवार के हैं हम लोग, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। तो प्रसेनजीत ने क्या किया, पहले अपनी बहन की शादी की थी बिंबिसार से। अब प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री थी उसकी वाजिरा, उसका विवाह देखिए अजातशत्रु से कर दिया हारने के बाद। और इस तरह से जो काशी आपके अजातशत्रु ने छीन लिया था प्रसेनजीत से लड़के कि भाई क्यों मेरे पिताजी को गिफ्ट दिया तो फिर से ले लिया, तो जो है अजातशत्रु बोलता है कि चलो आपने अपनी बेटी का विवाह वाजिरा से मेरे साथ कर दिया है, तो ठीक है, काशी जो दहेज में आपने मुझे दिया था और फिर ले लिया था, तो चलो आप ले लो, काशी रख लो, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि जो पहले तो राजधानी राजगीर थी, तो पाटलिपुत्र कैसे गई। देखिए पाटलिपुत्र और राजगीर के बीच में जो है राजधानी बहुत बार दोलन करेगी, बाद में भी होगी, लेकिन पहली बार पाटलिपुत्र की स्थापना की जो किसने, तो अजातशत्रु के बाद ही जो वहाँ के राजा बने बाद में उसी हर्यंक वंश में उदयीन ने। तो उदयीन ने, गंगा और सोन नदी मिलती है आपको पता है पाटलिपुत्र में, तो उसी के संगम पे बोला कि ये बड़ी अच्छी जगह है, गंगा और सोन मिल रहे हैं यहाँ पे, तो समृद्धि होगी, सब कुछ होगा, नदियों में हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे और नदियों से हमें पानी भी मिलता रहेगा। तो चलिए गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र नाम की जगह की स्थापना करते हैं। ये किया था अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयीन ने हर्यंक वंश से। तो वहाँ पे एक किला बनाया सबसे पहले छोटा सा, उसी टाइम पे जो राजगृह से पाटलिपुत्र उनकी राजधानी जो है स्थानांतरित हो गई मगध की। आपको पता इसके बाद क्या हुआ था कि हर्यंक वंश जो था उसके बाद शिशुनाग वंश आया, है ना। शिशुनाग ने क्या किया कि कहते हैं कि हर्यंक वंश का जो अंतिम उत्तराधिकारी था उसको मार के किसी तरह से वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो थी शिशुनाग ने ही की थी, उसी के नाम पे वंश का नाम पड़ा। महावंश की जो टीका है उसमें शिशुनाग को बोला गया है कि वो एक वेश्या पत्नी से उत्पन्न था। लिच्छवी का एक राजा था, लिच्छवी पढ़ाई दी आपको, गणराज्य था, है ना सब। तो लिच्छवी का एक राजा था, उसने एक वेश्या उसकी पत्नी थी, तो उससे उत्पन्न हुआ, वही शिशुनाग कहा जाता है ऐसा। खैर ये जानने की जरूरत नहीं है, पुराणों की बाने तो उसके हिसाब से वो क्षत्रिय था। तो हमेशा ये मतभेद होता रहेगा। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई।
शिशुनाग ने अवंती पे विजय हासिल की। इससे क्या होता है कि मगध की देखिए पश्चिमी सीमा कहाँ तक पहुँच जाएगी, मालवा तक पहुँच जाएगी, इंदौर तक पहुँच जाएगी, उज्जैन तक पहुँच जाएगी। और इस विजय के पश्चात शिशुनाग का क्या होगा, वत्स के ऊपर भी अधिकार हो जाएगा। वत्स जो था आपका कौशाम्बी वाला है ना, इलाहाबाद के आसपास, उस पर भी कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि जो वत्स था, कौशाम्बी जो था, वो अवंती के अधीन था। तो शिशुनाग ने अवंती पे कब्जा कर लिया तो वत्स पे भी कब्जा हो गया। तो पश्चिम में मालवा तक पहुंच गए और उत्तर में भी पहुंच गए थोड़ा आगे। अवंती और वत्स पर कब्जा होने लगा तो आपके जो पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र का व्यापार देखिए, वाणिज्य जो है उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया, क्योंकि अब मालवा तक पहुंच गए तो आपका अरब सागर जो है वहाँ तक का रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने इसके अलावा देखिए गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पटना नहीं बनाई थी, पाटलिपुत्र नहीं बनाई थी जैसे उदयन ने बनाया था पहले आपके हरियंक वंश वाले। शिशुनाग ने फिर से राजगीर में अपनी राजधानी बनाई, एक तो वही गिरिब्रज है और साथ ही साथ एक और राजधानी बनाई आपके वैशाली नगर को, कि चलो हम ठीक है गंगा के पास ही रहेंगे लेकिन गंगा सोन के संगम पे नहीं, गंगा से थोड़ा ऊपर राजधानी एक बनाएंगे, है ना। जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी कौन सी बन गई, शिशुनाग की वैशाली ही बन गई थी। शिशुनाग ने लगभग देखिए कहते हैं कि 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो आपने शिशुनाग का तो पढ़ लिया, 394 ईसा पूर्व जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कहते हैं महावंश के माने, महावंश के अनुसार ये कहना है कि शिशुनाग की जैसे ही मृत्यु हुई तो शिशुनाग का ही पुत्र था कालाशोक। कालाशोक को देखिए पुराणों में काकवर्ण कहा गया है ना। कालाशोक या काकवर्ण ने सबसे पहले तो ये किया कि इसकी जो राजधानी इसके पिताजी ने वैशाली बना दी थी उसको फिर से लाके जो उदयन की बनाई हुई राजधानी पाटलिपुत्र थी वहाँ पे ला दिया। समझ रहे हैं, देख रहे हैं बार बार कैसे, पहले राजगीर, फिर उदयन जो है वो लेकर जाता है उसको कहाँ, उदयन लेकर जाता है पाटलिपुत्र, और आपका जो शिशुनाग आता है वो कहाँ लेकर जाता है, वैशाली। और शिशुनाग का बेटा कालाशोक या काकवर्ण जो है राजधानी फिर से पाटलिपुत्र लेकर आ जाता है। खास बात यह है कि आपको यहाँ पे याद रखना, पहले भी पढ़ाए थे हालांकि ये चीज़ बहुत ध्यान से, कि जो द्वितीय बौद्ध संगति होती है उसका आयोजन वैशाली में हुआ था। देखिए हुआ था वैशाली में, राजधानी नहीं थी वैशाली, वो तो काकवर्ण लेकर आया था। लेकिन जब काकवर्ण पहले आपका पाटलिपुत्र राजधानी लेकर आता, उसके थोड़ा दिन पहले ही उसने वैशाली में जो उसके पिता द्वारा बसाया हुआ था, मतलब एज ए राजधानी बसाया हुआ था, वैशाली में उसने देखिए द्वितीय बौद्ध संगति कराया। और इसी द्वितीय बौद्ध संगति में एक चीज़ हो गई कि बौद्ध संघ जो था 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला विभाजन, 2 संप्रदायों में जो विभाजन हुआ, एक बने स्थविर और दूसरा बने महासांगिक। इनका जो है पूरा अंतर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है तो यहाँ नहीं बताऊँगा। बाद में जब बाणभट्ट आते हैं, जो आपके हर्षा जो था, हर्ष जो आपके यहाँ पे उत्तर भारत में रूल करता है बाद में, काफ़ी बाद में, तो उसी के जो राजकवि थे बाणभट्ट, बाणभट्ट ने हर्षा पे किताब लिखी थी, उसके जीवनी पे किताब लिखी थी हर्षचरित। तो हर्षचरित में उसने पुरानी बातें भी कई सारी की थी। तो उसने ये बोला था कि ये जो काकवर्ण है शिशुनाग का बेटा, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो घूम रहा था राजधानी अपने पाटलिपुत्र में ही आसपास में कहीं, एक व्यक्ति आता है और चूरा भोग के जो है उसकी हत्या कर देता है। और अगर महाबोधि वंश की माने तो उसका कहना ये है कि कालाशोक के बाद जो है या काकवर्ण के बाद जो है इसकी मृत्यु होने के बाद उसके 10 पुत्रों ने मिला जुला के कभी ये रूल करे कभी वो रूल करे, टोटल 22 साल तक यहाँ पे रूल किया पाटलिपुत्र में। और बाद में देखिए संपूर्ण रूप से जो आपका काकवर्ण वाला खानदान था शिशुनाग वाला, 344 ईसा पूर्व में देखिए ये पूरा जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो शिशुनाग के बाद कौन आएगा, जो छुरा भोग कर मारने वाला आदमी था वही आएगा। तो वो किया था शिशुनाग वंश को खत्म करने वाला जो आदमी था वो महापद्मनंद थे। महापद्मनंद ने देखिए जनता पे बहुत जुल्म किए थे, इनके जो नीचे वाले थे उन्होंने भी जुल्म किए थे, लेकिन इनकी ये खासियत थी कि ये इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया था। ये उड़ीसा तक पहुंच गए थे। खारवेल का जो राजा था, जो खारवेल राजा जो था जिसने कि आपके कलिंग वगैरह में अपनी अभिलेख बनवाए थे, वहीं पे आपके महापद्मनंद का भी अभिलेख मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि उड़ीसा तक, कलिंग तक ये लोग पहुंच गए थे। तो शिशुनाग का वंश का अंत करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की है ना। और कहा जाता है कि ये शायद निम्न वर्ण से था, यह न ब्राह्मण था न क्षत्रिय था, उसके नीचे का था ऐसा कहा जाता है। और विभिन्न ग्रंथों में उसको तरह तरह के नाम दिए गए हैं। पुराणों में देखिए उसको महापद्म बोला गया है, महाबोधि वंश में उसको उग्रसेन बोला गया क्योंकि हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता। तो आप जो है महापद्मनंद को उग्रसेन याद रखें साथ में, और महापद्म भी याद रखें। और पुराणों के अनुसार महापद्मनंद जो था उसी ने शैशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की, नहीं महापद्म, अगर आप पुराणों की माने तो महापद्मनंद का कैसे मतलब नीच वर्ण में बोल रहे हैं कि शैशुनाग का वंश का ही जो अंतिम राजा था, जो कि आपके काक वर्ण के नीचे की बात हो रही है, तो राजा जो अंतिम था वो महानंदिन था, है ना। महानंदिन की एक देखिए शूद्र स्त्री से संबंध थे, उसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था ऐसा कहते हैं। अब इन बातों पे ज़्यादा मत जाइए।
जैन ग्रंथ की माने अगर परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता है ना, और वैश्या माता का पुत्र था। हर जगह यही बोल रहे हैं। नंद वंश में टोटल जो देखिए 9 राजा हुए ना, इसीलिए उसे हमें नवनंद कहते हैं। वो नवनंद में देखिए एक तो आपका नंद हुआ, महापद्म नंद, उसके नीचे के बेटे हुए। तो अगर महाबोधि वंश की सुने तो उनके 9 के नाम क्या हैं? एक तो उग्रसेन खुद ही हो गया, उसको जोड़ के बोल रहे हैं ना, उसको जोड़ के 8 बेटों की बात कर रहे हैं। तो टोटल जो राजा बने 9 हुए। पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। अब यहाँ पे आप सोच रहे इतना क्या याद रखें? आप उग्रसेन याद रखिए, महापद्मनंद, और जो अंतिम वाला धननंद इसको याद रखिए, क्योंकि इसी के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं धननंद पे हमला करेंगे और उसको जो है पाटलिपुत्र से विस्थापित कर देंगे, और देखिए कि मौर्य वंश की स्थापना हो जाएगी। कभी कभी हमारे जो हैं राज्य के स्तरीय परीक्षाओं में पूछ देते हैं डेट वगैरह, तिथि वगैरह, तो सुन लीजिए। बौद्ध साहित्य के अनुसार हम चलते हैं कि बिंबिसार से लेके नंदों के राजाओं के शासनकाल कौन कौन से थे। सबसे पहले तो हर्यंक वंश की स्थापना जो हुई थी 544 से 412 ईसा पूर्व, उसमें रूल किया था बिंबिसार ने, है ना, और उनका शासनकाल क्या था? 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। उदयन और उनके उत्तराधिकारी जो थे बाकी यहाँ पे 412 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। उसके बाद शिशुनाग वंश आया, तो शिशुनाग वंश में देखिए शिशुनाग ने खुद ही किया 412 से 394 ईसा पूर्व। और शिशुनाग वंश में यहाँ पे कालाशोक या जो काकवर्ण थे उन्होंने रूल किया 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। अच्छा, शिशुनाग वंश, हाँ, शिशुनाग वंश का एक टोटल है 412 से 344, उसमें से शिशुनाग ने 412 से 394, कालाशोक ने 394 से 366, और कालाशोक के जो 10 पुत्र थे जिन्होंने 22 साल तक रूल किया, तो देखिए 366 से 344। तो इस तरह से 412 से 344 किसका हुआ? शिशुनाग वंश का। और आपका हर्यंक वंश का तो आप बिल्कुल याद रखिए 544 से 412 ईसा पूर्व। और ये भी याद रखिए कि बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, फिर उदयन और बाकी उसके उत्तराधिकारी, शिशुनाग के बेटे कालाशोक, फिर नीचे 10 पुत्र, ये चीज़ें याद रखिए आप। शिशुनाग वंश का तो खात्मा कर दिया था आपके उग्रसेन या महापद्मनंद ने। तो नंद वंश कब से कब तक चला? देखिए 344 से 323 ईसा पूर्व, है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक चला। तो सबसे पहले उग्रसेन आते हैं, है ना, जिनको महापद्मनंद भी बोलते हैं, और बाद में उनके 8 पुत्र आते हैं, इन्हीं को मिला के तो नवनंद बोलते हैं। तो सब मिला जुला के आपके 344 से 323 ईसा पूर्व ये मिलके है, ये लोग रूल करते थे। महापद्मनंद को देखिए हम लोग कली का अंश भी बोलते हैं, इसको बड़ा खराब मानते थे, कली का अंश भी बोलते थे। ये चूँकि थोड़े नीच वंश से माने जाते थे, तो ये क्या करते थे? क्षत्रियों का नाश करते थे। कई क्षत्रियों के जनपद पे इन्होंने बहुत ज़्यादा है आक्रमण वगैरह किया। तो चूँकि क्षत्रियों का नाश करने वाले, तो आपको पता है कि पुराणों वगैरह में ये लिखा हुआ है कि परशुराम जो थे, परशुराम भी क्षत्रियों का विनाश करते थे, झगड़ा हो गया था, तो परशुराम का अवतार भी कहते हैं कई बार, है ना। उन्होंने एक छत्र शासन की स्थापना की, तो बहुत बड़े शासन की स्थापना की, और पूरा वो अकेले वहाँ पे पूरा जो पावर है उन्होंने केंद्रीकृत कर दिया था, है ना। पावर जो है हस्तांतरित नहीं करते थे किसी को, नीचे केंद्रीकृत कर देते थे, अपने बेटों के साथ ही मिलकर रूल करते थे। तो इसलिए उनको एकरात भी कहा गया, खुद को ही उपाधि दे दी, एकरात बना दिया खुद को। इसके द्वारा उन्मिलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं, किसको किसको उन्होंने उन्मूलन किया, किसको किसको उखाड़ फेंका? इक्ष्वाकु को, कलिंग को, कलिंग तो पहले ही बता दिया था, अश्मक जो था आपका गोदावरी के तट पर उसको भी, है ना, पांचाल को भी, काशेय को भी, है को, कुरु को, मैथिल, अब सारे नाम याद कर लीजिए सारे को, मैथिल को, शूरसेन को और वितिहोत्र को, ये सारे जो आपके राजवंश थे उन सब का उन्मूलन, चूंकि ये सारे क्षत्रिय थे, तो परशुराम के दूसरे अवतार बोले जाने वाले, कलिकांश बोले जाने वाले महापद्मनंद ने इन सब का विनाश किया। मत्स्य पुराण की अगर बात माने तो यहाँ जो मैंने आपको जो बताए कई राजा बताए, तो मत्स्य पुराण के अनुसार उनकी सुन लीजिए। इक्ष्वाकु ने देखिए 24 साल, है ना, कलिंग ने 32 साल, अश्मक ने 25 साल, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24, है ने 28, कुरु ने 36। ये याद नहीं रखने, बस सुन लेना है एक बार, थोड़ा कहीं कहीं एलिमिनेशन कर सकें आप, है ना। मैथिल ने 28 वर्ष और शूरसेन ने 23 वर्ष और वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया था। और इन सारे शासकों को किसने उखाड़ फेंका? महापद्मनंद ने। खारवेल का मैंने आपको पहले ही बताया था, खारवेल राजा हाथी गुम्पा जो कि भुवनेश्वर के पास अभिलेख है, उसी में ये पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्ति की थी। बाकी वहाँ पे बाद में अशोक भी जाएंगे और वहाँ भी वो कुछ खुदवाएंगे कि भाई यहाँ लड़ाई लड़के हमें 1 लाख लोगों को मार के बड़ा मुझे दुख हुआ और आज से मैं जो है बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। नंद वंश का मैंने आपको बोला था कि अंतिम जो राजा था आपको याद रखना है, वो जो अंतिम राजा धननंद था, ये बड़ा क्रूर था, टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लेता था, थोड़ी बहुत तो लोगों की भलाई करता था, लेकिन ये धन संचय करता था। आप इसी से जो है आप धननंद याद भी रखें। ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर जब भारत पर आता है बाहर से आक्रमण करने, तो वो देखता है आपके झेलम नदी के तट पे कि इधर जो धननंद की सेना तो बहुत बड़ी है,
इसमें 2 लाख के आसपास जवान हैं, ढेर सारे घुड़सवार भी हैं। उसके सामने सिकंदर की ही सेना छोटी पड़ रही थी। तो सिकंदर तो चाहता था कि वो जाके पाटलिपुत्र पहुंच के कब्जा करे धनानंद पे, लेकिन सिकंदर की जो फौज बोलती है कि नहीं, वो तो बड़ा पावरफुल लग रहा है, शक्तिशाली लग रहा है, मत जाइए। तो समकालीन था। यहीं से जो है सिकंदर लौटता है और बेबीलोन मतलब इराक वाले जो एरिया है वहाँ जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। यूनानी लेखकों ने देखिए, चूँकि ये बोलते हैं कि अग्रसेन का पुत्र था, है ना। धनानंद जो था, आपको पहले ही बताया कि आपके जो महापद्मनंद थे और उनके 8 बेटे, उसमें से एक यही तो धनानंद था। तो धनानंद को हम लोग चूँकि अग्रसेन का पुत्र है या उग्रसेन का पुत्र है तो अग्रमीज भी बोला, ये यूनानी लेखकों ने बोला। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा पैसे जमा करता था। धनानंद नाम भी याद रखिए इसीलिए। ये इतना अमीर था कि आप जब तमिल और सिंघली ग्रंथ पढ़ेंगे, सिंघली मतलब श्रीलंका के जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ भी पता चलता है कि इसके पास देखिए बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। अच्छा, उसका सेनापति का नाम क्या था, ये याद रख लीजिए, भद्रशाल था। भद्रशाल इसके सेनापति का नाम था। ये पहले भी बताया ना आपको, छोटी छोटी वस्तुओं पे जनता से भारी कर लेता था। इसी से ये जो है बहुत ज़्यादा धन जमा कर लिया था और इसी कारण जो है जनता उसके विरुद्ध हो जाती है। अब जनता भी विरुद्ध हो जाती है और साथ ही साथ ये क्या करता है कि चाणक्य को, जो ब्राह्मण थे बड़े, उनको बेइज्जत कर देता है एक बार दरबार में। तो चारों तरफ देखिए घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। यही चाणक्य क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं कि ये बड़ा मतलब अच्छा हमें लग रहा है कैंडिडेट कि यही हरा सकता है धनानंद को। तो चाणक्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को एक बार देखते हैं कि कोई खेल खेल रहे होते हैं वो, जिसमें मतलब राजा के खेल होते थे, है ना। और वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य बड़े अच्छे से बचपन में वहाँ पे लीड कर रहे थे, नेता बने हुए थे उस खेल में। तो बचपन में देखते हैं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उनके पिताजी से उनको खरीद लेते हैं, खरीद के ले जाके तक्षशिला वगैरह में पढ़ाई कर देते हैं, पढ़ाई करा देते हैं। देखिए धनुर्विद्या वगैरह सब कुछ दे देते हैं, लीडरशिप की स्किल दे देते हैं। तो बाद में वही जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त मिल के, तो चाणक्य की बेइज्जती की थी धनानंद ने, तो वो लोग मिल के आते हैं पाटलिपुत्र में और धनानंद की हत्या करते हैं। जनता भी सहयोग देती क्योंकि जनता भी नाराज़ थी और नंद वंश का जो कि वहाँ पे शासन जो है समाप्त हो जाता है। ये जो आपके पाणिनि थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखी थी जिन्होंने, वो तो आपके तक्षशिला के आसपास थे, रहते थे। तो आपके जो चाणक्य हैं उन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ भेजा, तक्षशिला भेजा था। इन दोनों के बीच में देखिए कि महापद्मनंद भी उसी टाइम पे थे, है ना। तो सारे समकालीन थे। तो आपके जो व्याकरणाचार्य आपके पाणिनि थे वो महापद्मनंद के मित्र थे, है ना। वर्ष, उपवर्ष, वर रुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का संबंध भी देखिए आपके नंद काल से ही हुआ था। तो पाणिनि बोलें, वर्ष बोलें, उपवर्ष बोलें, वर रुचि बोलें, कात्यायन बोले, ये सारे जो विद्वान थे नंद काल में थे। महापद्मनंद के टाइम पे इस चीज़ों की जो है बहुत बढ़ोतरी हुई थी। ब्राह्मणिज्म को बहुत बढ़ावा देते थे, क्षत्रिय को भले बढ़ावा न दे। नंद शासक जो थे ऐसे जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मनंद ने क्या किया था, क्षत्रियों का विनाश किया था। धनानंद के जैन जो थे अमात्य शाकटाल और स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र आप याद रखिए, है ना। मुद्रा राक्षस से भी नंदों को जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। 52 मिनट का हो गया। नए में मिलेंगे तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। बाकी आप जो है हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे नंबर्स हैं, इस पर किसी पे कॉल कर लीजिए। सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम वाला चैनल है, इसको तो आप भी जाके बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इसको PDF पानी है तो देखिए PDF पेड है ना, तो आपको लिंक नीचे दी गई है, सस्ती सी, आप चाहें तो PDF खरीद लें। अपना ध्यान रखिए, नए लेक्चर में मिलते हैं।